तो अब हम देखते हैं पॉल्यूशन। तो पहले हमें ये जानना है पॉल्यूशन होता क्या है, बताइए पॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, पर्यावरण, उसमें कोई ऐसा चेंज जो अनडिज़ायरेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए उसमें एक रेशियो होता है नाइट्रोजन का, कार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, ऑक्सीजन का, ये एक रेशियो होता है, ठीक है। बस इसमें से अगर रेशियो चेंज होने लगे, चाहे CO2 घटने बढ़ने लगे, चाहे ऑक्सीजन घटने बढ़ने लगे या नाइट्रोजन घटने बढ़ने लगे, जो ऐसा चेंज हो जो अच्छा ना हो, अनडिज़ायरेबल, उसी को पोल्यूशन कहते हैं। जैसे वाटर जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें सब तरह के मिनरल्स होते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन कोई एक मिनरल उसमें बढ़ने लग जाए तो वो भी पोल्यूटेड हो जाएगा। नॉर्मल वाटर जो होता है, जो नेचुरल वाटर होता है, डिस्टिल वाटर की बात नहीं हो रही, नेचुरल वाटर जो होता है उसमें लगभग हर तरह के जो आपके मिनरल्स होते हैं पाए जाते हैं। उसमें आप NaCl बढ़ा दीजिए तो वो नमकीन हो जाता है ना, और वो हमारी सेहत के लिए फिर अच्छा नहीं है, तो वही समझ लीजिए पोल्यूटेड वाटर हो गया एक तरह का। तो कोई भी इन्वायरमेंट का कोई भी एलिमेंट, यानी कि किसी इकोसिस्टम का कोई भी ऐसा एलिमेंट, चाहे वो सॉइल ही हो, सॉइल में डिफरेंट सॉल्ट्स पाए जाते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी के लिए सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम सब कुछ चाहिए, है ना। तो एक जो उसका रेशियो होता है वो रेशियो पाया जाएगा तो सॉइल क्या हो जाती है, फर्टाइल होती है। उसी में मान लीजिए सिर्फ उसमें नाइट्रोजन बढ़ती चली जाए या उसमें फॉस्फेट बढ़ता चला जाए और उसकी फर्टिलिटी कम होने लगेगी तो उसी को सॉइल पोल्यूशन कह देते हैं। किसी भी वजह से सॉइल की जो क्वालिटी है वो ख़त्म होने लगे तो सॉइल पोल्यूशन हो जाएगा। हम जो हवा में, जिस हवा में सांस लेते हैं उसी से हमारा जीवन चल रहा है। हवा में डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, उनमें कुछ ऐसा चेंज हो जाए जो हमारे लिए हार्मफुल हो जाए तो वही पोल्यूटेड एयर हो जाएगी। चाहे उसमें डस्ट पार्टिकल बढ़ जाए, जिसको हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जिसको PM2 आजकल देखते हैं AC में हमारे में PM 2.1 फिल्टर है, 2.5 फिल्टर, यही सब है ना, वो इसीलिए तो आ रहा है। क्यों? ये सब अनडिज़ायरेबल चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंट में आ रही हैं। तो पोल्यूशन और कुछ नहीं होता है, किसी भी इन्वायरमेंट के किसी भी कंपोनेंट में कोई ऐसा चेंज हो जाए जो अनडिज़ायरेबल, अवांछनीय हो, जिससे कि कोई ना कोई नुकसान होने लगे। जैसे टेम्परेचर, क्या अगर अर्थ का टेम्परेचर जो जिसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं, ये भी एक तरह का पोल्यूशन ही है देखा जाए तो, है ना। यानी कि जो टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा हो रहा है और उसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन मेनली हम किन चीज़ों में देखते हैं, वाटर, एयर और लैंड, यहाँ पर मेन पोल्यूशन हम लोग देखेंगे। जैसे सॉइल पोल्यूशन आपने देखा होगा, मरीन पोल्यूशन सुना होगा, है ना, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। अब जो पोल्यूशन है वो हमेशा से होता रहा है, ऐसा थोड़ी नहीं है। वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं, तो ये भी तो पोल्यूशन है। तो ये लेकिन कैसा है, नेचुरल पोल्यूशन, है ना। और दूसरी तरफ हमने एक्सप्लोजन कर दिया, हमने दीपावली पे पटाखे लगाए और उससे एयर पोल्यूटेड हो गई, ये एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन हो गया। तो पोल्यूशन इसीलिए दो तरह का होता है। तो अनडिजायरेबल चेंज इन इन्वायरमेंट नोन एज पोल्यूशन, अवांछनीय परिवर्तन। अवांछनीय परिवर्तन, किसी भी पर्यावरण के घटक में अवांछनीय परिवर्तन होता है तो उसी को प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये हार्मफुल होता है बायोटिक और एबायोटिक, यानी जैविक और अजैविक घटक दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। बायोटिक जैसे हम लोग, एबायोटिक जैसे सॉइल के लिए भी तो है, उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है ना, ये सारी चीज़ें। तो पोल्यूशन जो है दो तरह से हो सकता है।
एक तो नेचुरल होता है, प्राकृतिक, दूसरा होता है एंथ्रोपोजेनिक, मानव जनित, मनुष्य के द्वारा। ठीक है, तो इमिशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस, बहुत सारी गैसों का उत्सर्जन जो प्राकृतिक क्रिया से होता है, जैसे CO2, हम भी तो हैं, सांस लेते हैं, CO2 निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं। CO2, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, और साथ ही साथ सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मटेरियल, SPM। ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐसे भी निकलती है। अगर जंगल में आग लग जाए, फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, दावानल कहते हैं हिंदी में, तो भी ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। वॉल्केनिक एक्टिविटी होगी तब भी ये सारी चीज़ें निकलेंगी, चाहे फॉरेस्ट फायर हो। ठीक है, और जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है तो देखिए क्या क्या निकलता है, और भी चीज़ें निकल आती हैं। उसमें CO2 भी निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, और सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर भी निकलता है। ये सारी चीज़ें इसमें निकलती हैं। ठीक है, उसके अलावा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस भी निकलते हैं, वो भी आपके, क्योंकि नेचर में पाए जाते हैं ना बहुत सारे, उनसे आपका निकलता है अल्फ़ा, बीटा, गामा रेज, जो नेचर में पाया जाता है आपका, जैसे यूरेनियम, थोरियम, है ना, इन सब से लगातार ये रेज निकलती रहती है। दूसरी तरफ हम आते हैं एंथ्रोपोजेनिक, हमने लगाई इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है, डिफरेंट टाइप की गैसेस, SPM पार्टिकल्स भी निकल रहे हैं, सारी चीज़ें। ठीक है, जो हम वो कल पढ़े थे ना, ब्लैक कार्बन, इंडस्ट्री से बहुत निकलता है ब्लैक कार्बन। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने एग्रीकल्चर में जो केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड और केमिकल जो है हर्बिसाइड्स, ये सब जब यूज़ करना शुरू किया तो उसकी वजह से पोल्यूशन हुआ, सॉइल पोल्यूशन भी हुआ और वाटर पोल्यूशन भी हुआ, दोनों ही हुए। तो एग्रीकल्चर, उसके अलावा जो डोमेस्टिक वर्क होते हैं, हम घर में भी तो इतनी गंदगी सब, है ना, तो घरेलू कार्य, हमारे घर से ड्रेनेज से देखिए किस तरह की गंदगियाँ निकलती हैं, है ना, हर चीज़ निकल कर जाती है। और क्या करते हैं हम लोग घर में, हम लोग फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं, कोई कहीं पर लकड़ी यूज़ होती है ना, ये सारी चीज़ें ये। और एग्रीकल्चर में क्या है हमारा, जो केमिकल, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र, इन सब की वजह से हो रहा है। और इंडस्ट्री तो अच्छी चीज़ निकलनी नहीं है, वेस्टेज जितना भी वहाँ से निकलेगा वो चाहे वाटर पोल्यूशन कर रहा हो, चाहे सॉइल पोल्यूशन कर रहा हो, और हो सकता है कि वो एयर पोल्यूशन भी करता है, तीनों चीज़ें करता है। ठीक है, पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पॉल्यूटेंट्स दो तरह के होते हैं। एक पॉल्यूटेंट है कि जैसे मान लीजिए कागज़ हमने मिट्टी में डाल दिया, ख़त्म हो जाएगा कुछ दिन में, डिग्रेड। एक है प्लास्टिक, हमने मिट्टी में डाल दिया, नहीं हुआ। तो पॉल्यूटेंट्स भी दो तरह के होते हैं, एक है जो समय के साथ डिग्रेड हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएगा, और एक पॉल्यूटेंट होते हैं जो समय के साथ डिग्रेड नहीं होते हैं, हिंदी में उनको अपघटनीय और, है ना, गैर अपघटनीय कहते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स देखिए जिनसे पोल्यूशन फैलता है, प्रदूषक, प्रदूषण फैलाने वाले सब्सटेंस को क्या बोलते हैं? पॉल्यूटेंट्स। दो कैटेगरी, एक ऐसे जो डिग्रेड हो जाएं, अपघटनीय, जैसे खाना, बचा हुआ खाना डाल दीजिए,
कुछ दिन में मिट्टी में मिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो बचेगा ही नहीं, है ना। ये है हमारी बॉडी। यस, तो डिग्रेडेबल। दूसरे होते हैं नॉन डिग्रेडेबल, गैर अपघटनीय, जैसे लेड, मरकरी, ये सब पड़े रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। तो डिग्रेडेबल में देखिए हमारा क्या आ जाता है, तो डिग्रेडेबल वो होते हैं जिनको डिकम्पोज कर दिया जाता है, चाहे बैक्टीरिया के द्वारा, चाहे फंजाई के द्वारा, है ना, डिकम्पोजर्स के द्वारा इसको डिकम्पोज कर दिया जाता है और ये वापस अपने सिंपल फॉर्म में पहुंच जाते हैं, है ना। जैसे आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट, यही तो हो रहा है भाई। जो एग्रीकल्चरल वेस्ट बचता है, यानी कटिंग करने के बाद जो भूसा टाइप का बचता है, उसको अगर केवल छोड़ दें ज़मीन में और वो सड़ गल कर फिर से उसी में मिल जाएगा। लेकिन अब जहाँ ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया वहाँ है कि तुरंत कटाई करके दूसरी फसल लगानी रहती है, जैसे पंजाब हरियाणा, उसको पराली कहते हैं। और ये लोग इसीलिए उसमें आग लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि इतना टाइम है नहीं। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने इसीलिए बोला था कि हम आपको कुछ केमिकल्स देंगे जिनको आप उसमें डाल देंगे तो वो जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो लोग क्या करते हैं कि अगले 10 दिन के अंदर दूसरी फसल लगानी है तो वो उसमें आग लगा देते हैं। वरना जो आपके एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, यानी जो कटिंग के बाद बचता है, जिसको हम लोग भूसा और सारी चीज़ें कहते हैं, या जड़ें जो हैं, रूट्स वगैरह जो भी है, सब डिग्रेड हो जाएगी। छोड़ तो दीजिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। सबसे बड़ा कारण है वहाँ पोल्यूशन का, ये मान के चलिए। तो डिग्रेडेबल होता है एग्रीकल्चरल वेस्ट जितना भी होता है, चाहे आप किसी पेड़ को, पौधे को ज़मीन में डाल दीजिए, सड़ जाएगा। एग्रीकल्चरल वेस्ट, पेपर जो मैंने अभी आपको बताई था। उसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्टेज निकलता है ड्रेनेज से, हमारे यहाँ के सीवर से जितनी भी चीज़ें निकलती, अब तो बाकायदा उससे खाद बनाई जाती है, बायोगैस बनाई जाती है, सब कुछ, वो भी डिग्रेडेबल होता है। और जब डिग्रेडेबल हो रहा होता है तभी तो उसमें से डिफरेंट टाइप की गैसेस निकलती हैं, उसका फर्मेंटेशन, बैक्टीरिया वर्क करते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, ये सब गोबर की खाद डाल दीजिए, ख़त्म हो जाएगी, कुछ दिन में मिट्टी बन जाती है, फिर से डालनी पड़ती है ना। अगला देखिए, नॉन डिग्रेडेबल, यानी डू नॉट डिकम्पोज नहीं होंगी, इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, जैसे हैं वैसे पड़े रहेंगे। बैक्टीरिया इनका डिकम्पोजिशंस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हैवी मेटल्स, जिसमें आपका आ जाता है आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम, निकिल, कॉपर एंड लेड। लेड तो हो गया ऊपर। ये सब आपके हैवी मेटल्स हैं, यानी कि अगर आपने इनको खा लिया तो ये डाइजेस्ट नहीं होंगे। जितना खाया है उतना ही या तो आपको कोई खा ले उसके शरीर में पहुंच जाएंगे या फिर बाहर निकल जाएगा। ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा हैवी मेटल्स के अलावा प्लास्टिक, न्यूक्लियर वेस्ट, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। न्यूक्लियर वेस्ट जो निकलता है ना, वो डिकम्पोज नहीं होता है। और केमिकल, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, ये सब डिकम्पोज नहीं होते, ये याद रखिएगा। पानी में डाल दिया, मिट्टी में डाल दिया, ड्रिंकिंग वाटर में वैसे ही पहुंच जाएंगे, लिक्विड फॉर्म में या जो भी है, ये सारे होते हैं। तो इसी वजह से जितने भी आपके डिग्रेड करने वाले पोल्यूटेंट्स होते हैं, इनमें एक टेंडेंसी पाई जाती है बायो मैग्निफिकेशन की। क्या टेंडेंसी होती है इनमें? बायो मैग्निफिकेशन। मैं पीछे एक बार बता भी चुका हूं, फिर से बताते हैं।
जो इकोसिस्टम होता है उसमें ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। सबसे पहले आपके प्रोड्यूसर होते हैं, फिर उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, ये नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल है। उसका अगला ट्रॉफिक लेवल होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर होता है टर्शरी कंज्यूमर। और यहाँ पर मैंने बताया था कि एनर्जी का फ्लो वन साइडेड होता है, और एनर्जी जो है फर्स्ट लेवल से उसके ऊपर के टॉप लेवल पे सिर्फ 10% पहुँचती है। यानी इसने अगर सोलर एनर्जी अडॉप्ट करी 1000, तो नेक्स्ट लेवल पे जब ये इसको खाएगा पौधे को, तो उसको सिर्फ इसका 10% मिलेगा 100, और इसको जब सेकेंडरी कंज्यूमर खाएगा तो उसको 100 का 10% मिलेगा, सिर्फ 10। और जब सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्शरी कंज्यूमर खाएगा, ठीक है, तो उसको 10 का 10% मिलेगा, ओनली 1। लेकिन जब आपके हैवी मेटल्स कोई खा लेता है, हैवी मेटल्स अगर मान लीजिए हैवी मेटल्स किसी में पाया जा रहा है, तो ये नहीं कि उसका 10% नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, बल्कि वो बढ़ जाएगा, धीरे धीरे एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा। यानी एक मछली में मान लीजिए 1 ग्राम मरकरी है, ठीक है ना, तो हम एक मछली खाएंगे, हमारे में 1 ग्राम आएगा, दूसरी मछली खाएंगे फिर 2 ग्राम हो जाएगा, यानी इसको बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो हैवी मेटल्स या डिग्रेडेबल जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये ट्रॉफिक लेवल बढ़ने पर, यानी कि प्राइमरी से कंज्यूमर वाले में जाने पर इनका मैग्नीफिकेशन बढ़ता चला जाता है। इसी को कहते हैं बायो मैग्नीफिकेशन। ये हार्मफुल होते हैं, है ना, बल्कि बाकी चीज़ें क्या होती हैं, 10% ही जाती हैं नेक्स्ट में, लेकिन ये पूरा 100% चला जाता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्यों? देखिए कैसे। स्मॉल फिश है, मान ले कोई 5 स्मॉल फिश, और सभी ने 1 ग्राम मरकरी जो है कंज्यूम कर लिए, 1 ग्राम मरकरी कंज्यूम कर लिए। तो अब इन 5 फिश को एक बड़ी फिश खा लेगी, तो उसमें 10% नहीं जाएगा इसका, बल्कि वो बढ़कर 5 ग्राम हो जाएगा। इसी को बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो हैवी मेटल्स जो हैं वो ट्रॉफिक लेवल बढ़ने पर, हायर लेवल पे जाने पर बायो मैग्नीफिकेशन होता है, उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला जाता है, और इसीलिए ये बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, याद रखिएगा, है ना। इसी को बायो मैग्नीफिकेशन कहते हैं। तो अब हम कुछ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स देखते हैं जिन पर बैन भी लगाया गया और कई बार पूछे जा चुके हैं। उसमें से कुछ केमिकल पेस्टिसाइड भी हैं, कुछ उसमें से केमिकल हर्बिसाइड्स भी हैं। तो कुछ देखते हैं। देखिए, जैसे पहला इस पर बैन लगाया गया है, इंडोसल्फान। ये एक पेस्टिसाइड था, है अभी भी, लेकिन अब प्रोडक्शन नहीं होता इसका। ये केमिकल पेस्टिसाइड, कीटनाशक था, ठीक है ना। और इसका जब यूज़ किया गया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ग्राउंड वाटर में पहुंच गया, और उसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग्स थे उनमें कैंसर, ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन, ये सारी चीज़ें। तो इंडोसल्फान जो है यूज़ होता है किसमें, एग्रीकल्चर में, और जब ज़्यादा मात्रा में यूज़ हुआ तो ये ग्राउंड वाटर में पहुंच गया, भूमिगत जल के अंदर पहुंच गया। और इस ग्राउंड वाटर को जब ड्रिंक किया ह्यूमन बीइंग ने, तो ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ कौन कौन सी आई, मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक विकलांगता आने लगी, कैंसर, इवन डेथ, ये है। तो इसी वजह से केरल का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक गांव में इसकी वजह से लोगों की जब बहुत डेथ होने लगी तो इस पर कोर्ट ने बैन लगाया
वो गांव है आपका केरल में, डिस्ट्रिक्ट है केसरगढ़, केसरगोड। यहाँ का एक विलेज है पेड्रे। यहाँ पर लोग मेंटल रिटार्डेशन होने लगा, कैंसर होने लगा, डेथ होने लगी, तब सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस पे बैन लगा दिया। ठीक है, इस पर बैन लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर कमेटी बनाई गई कि बताइए कौन कौन से ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड हैं जो ह्यूमन बीइंग के लिए हार्मफुल है। तो इसके बाद जो कमेटी बनाई गई वो कमेटी थी अनुपम वर्मा कमेटी। और इसने लिस्ट बनाई 18 केमिकल पेस्टिसाइड की। इन पर बोला कि बैन लगाया जाए, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, और फिर उन सब पे बैन लगा दिया गया। तो अनुपम वर्मा कमेटी बनाई गई थी इंडोसल्फान के बाद। ठीक है, अगला आपका एक हैवी मेटल होता है मरकरी। देखा तो हो गई आप लोगों ने, थर्मामीटर वगैरह जो पुराने होते थे उनमें लगा रहता था ये सारा, है ना। अभी नए वाले में भी शायद रहता है, हाँ रहता है, नीचे जो लगा रहता है ना, वही मरकरी। तो मरकरी कहाँ कहाँ से वेस्ट के रूप में निकलता है? जब गोल्ड वॉश किया जाता है, सोने की जब धुलाई होती है, गोल्ड वॉशिंग, डेंटल फिलिंग, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स जो बनाए जाते हैं उनमें, थर्मामीटर जिसको अभी हम बात कर रहे थे, बैटरी, बैरोमीटर जिससे प्रेशर मेजरमेंट किया जाता है ना, बैरोमीटर, कोल कंबक्शन उसमें भी निकलता है, और पेंट। इन सब से आपका मरकरी निकलता है। तो जापान में ये सब काम होते ही रहते थे, और जितना निकलता था पानी सब तालाबों में, झीलों में चला जाता था, और उसके बाद वो पहुंच गया मछलियों में। ठीक है, और उसके बाद उससे लोगों को डिजीज़ होने लगी, तो उसको नाम दिया गया मिनी माता। तो जापान में ये फैली थी। ठीक है, ये तो ये मरकरी जापान का एक सिटी है मिनी माता। वहाँ पर लेक्स में जो फिश थी उनको जिन्होंने खाया उनमें फैल गई, तो इसीलिए इसका नाम उसी शहर के नाम पे रख दिया गया इस डिजीज़ का, मिनी माता डिजीज़। और ये बहुत ही खतरनाक है। देखिए इससे क्या क्या होता है। ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज, जो मरकरी होती है आपकी, इससे ब्रेन डैमेज तक हो सकता है। ब्रेन डैमेज, किडनी फेल्योर, नर्वस सिस्टम फेल्योर। अब सोचिए, किडनी, नर्वस सिस्टम, ये सब फेल ये होता है। तो इसी को सीक्वेंसली रोकने के लिए, कम करने के लिए मिनी माता कन्वेंशन किया गया कि इन चीज़ों में इसको क्यों, क्योंकि ये पानी में चला जाता है, और पानी से, और देखिए ये हुआ
जो मछलियाँ नॉनवेज खा रहे थे उनको हुआ, जो शाकाहार। लेकिन अगर उसी पानी से एग्रीकल्चर किया जाए तो धीरे धीरे वो उसमें भी पहुंच सकता है और फिर आपके पास भी पहुंच जाएगा। ये सारी चीज़ें। तो दूसरा हो गया मरकरी। तीसरा होता है लेड। लेड लेड देखिए, एक सेकेंड। ये लेड यानी पीबी, इसका सिंबल क्या होता है, जहां तक मुझे याद है जी। इसके सोर्सेस क्या हैं देखिए, जो भी आपके जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल। देखिए जो आपका पेट्रोल होता है, पेट्रोल इंजन में जाता है ना। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि किसी किसी गाड़ी में आवाज़ आती है दगने की, खट खट खट, मतलब जैसे लगता है इंजन में दग रहा है कुछ, नॉकिंग। तो पेट्रोल में इंजन में जाकर नॉकिंग ना हो, इसीलिए एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड डाला जाता है। तो लेड जो है ये होता है एंटी नॉकिंग एजेंट, जिससे कि कंबस्शन के समय पेट्रोल इंजन में आवाज़ ना करे, नहीं तो धक 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 आवाज़ करता है। तो इसीलिए आपके पेट्रोल में लेड होता है और धीरे धीरे इसको हटाया जा रहा है। और इसीलिए बीच में आने लगा था कि इस पेट्रोल में इतना लेड है। तो लेड जानबूझ के मिलाना पड़ता था, वरना क्या है कि इंजन में लगातार लगेगा कि हमेशा अंदर बम फूट रहे हैं और फिर गाड़ी चल रही है। तो इसी को एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये एंटी नॉकिंग एजेंट है। और कहाँ पर होता है, बैटरीज, पेंट, ज्वेलरी मेकिंग में, इन सब जगहों से ये निकलता है आपका। इससे डिजीज़ क्या क्या होती हैं, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अफेक्टेड हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इससे पूरा अफेक्टेड हो जाता है। लीवर डैमेज होता है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, प्रजनन तंत्र, वो भी इससे अफेक्टेड होता है, और किडनी भी। इतनी सारे इसके नुकसान हैं, ठीक है। और एक और है आपका कैडमियम। कैडमियम, ठीक है। इससे एक बीमारी होती है इताई इताई। बीमारी का नाम जापान में इसको क्या बोलते हैं, इताई इताई, ठीक है। और ये असर करता है बोन्स पे और किडनी पे। बोन्स पतली होने लगती हैं और उस डिजीज़ को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस। किसी तरीके से कैल्शियम का डिपोजिशन वगैरह कम होने लगे तब भी ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। कैल्शियम से हमारी बोन्स के लिए जितना ज़रूरत होता है, अगर उतना ना मिले ब्लड से निकलकर, तो वो ऑस्टियोपोरोसिस उससे भी होगी। लेकिन यहाँ पर बोन्स डिग्रेड होने लगती हैं। किडनी डिसफंक्शन करने लगती है। तो किडनी के लिए जो वर्ड यूज होता है वो रीनल होता है ना,
तो रीनल डिसफंक्शनिंग, रीनल डिसफंक्शनिंग, कैडमियम। अब पॉल्यूटेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है पॉइंट सोर्स, यानी हमें पता है कि यहीं से पॉल्यूटेंट निकल रहा है और वहीं पर हम जाली लगा दे तो रुक जाएगा। दूसरे में ऐसा हम कुछ नहीं कर पाते, है ना। देखिए, तो पॉल्यूटेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट और नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूटेंट। ठीक है, यहाँ पर जो सोर्स है वो क्लियर होता है और लिमिटेड होता है, तो हम वहीं पर उसको रोक सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यानी वहीं पर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि चिमनी, वहाँ पर एयर पोल्यूशन के लिए धुआं निकल रहा है, उसको हम वहीं पर कोई फ़िल्टर लगा दें, ठीक है। या सीवेज, है ना, बड़े बड़े नाले जाकर पानी नदियों में गिरते हैं, तो उसके पहले उसका वाटर ट्रीटमेंट कर दिया जाए तो नदियों में उतना गंदा पानी नहीं गिरेगा। इसको कहते हैं पॉइंट सोर्स पोल्यूटेंट। दूसरे ऐसे होते हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे माइंस, वहाँ पर क्या करेंगे, माइनिंग तो होनी ही होनी है, ठीक है। एग्रीकल्चर हो रहा है, वहाँ पर यूज़ किया जा रहा है पेस्टिसाइड और सारी चीज़ें, केमिकल फर्टिलाइज़र, सब चीज़ें। अब उसको क्या करें, ये तो कह नहीं सकते कि केमिकल फर्टिलाइज़र ना यूज़ करिए, है ना, ये सारी चीज़ें। कंस्ट्रक्शन साइट, इसीलिए देखिए अब आजकल जब कंस्ट्रक्शन होता है तो ग्रीन कलर का कपड़ा लगा दिया जाता है। भाई अब आदमी काम कर रहा है, उसका घर बन रहा है, कुछ तोड़ा जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसको तो ये तो कहेंगे नहीं कि भैया टाइल्स काट रहे हैं, उड़ रही है धूल, है ना। लेकिन अब देखिए कपड़ा डाल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें अब प्रिकॉशन के रूप में ली जाने लगी। अब पहला पोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, एयर पोल्यूशन, ठीक है।